तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये क्लास 11th का चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जेई और नीट इससे 3-4 सवाल लगभग पूछ लेता है और काफ़ी आसान सवाल पूछता है। ठीक है, तो इस वन शॉट के अंदर मैंने सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मुलेस पे अच्छे से ध्यान दिया है ताकि आपके कोई भी न्यूमेरिकल्स ना अटके, और न्यूमेरिकल्स भी मैंने काफ़ी अच्छे वाले करवाए हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आपको KTG जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसको देखना ज़रूरी है। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो KTG पहले देखिए, उसके बाद स्टार्ट करिए थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जीज बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ द सेम, मतलब इन्हीं हीट एनर्जीज का कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल एनर्जी मतलब काम करवाना, मशीन्स चलवाना, मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब एक्चुअली आप हीट एनर्जी से खेल रहे हो, है ना। हीट एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हो वर्क के अंदर। तो हम इसमें बेसिकली 3 टाइप की चीज़ की बात करते हैं, आपको पता भी होगा, वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी। तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत, है ना। मैं फिर भी आपको थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। तो इन्हीं के साथ खेलना, इनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जीज। ठीक है, हीट एनर्जी आप दोगे तो वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करनी होगी हमें सिस्टम्स के बारे में। किसके बारे में, सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम जो भी इक्वेशंस लगाते हैं ना एक सिस्टम पर लगाते हैं। ठीक, अच्छा, सिस्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे गैस है, गैस आपने किसी कंटेनर के अंदर भर दी, कन्फाइंड विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। तो ऑब्वियसली वही करा ना, अपने कंटेनर के अंदर आपने गैस भर दी, तो कंटेनर क्या है, बाउंड्रीज से लिमिटेड है, विद पर्टिकुलर पीवीटी। ऑब्वियसली उसका कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। तो ऐसे इसको बोलते हैं हम सिस्टम्स। ठीक है, तो जैसे आपने एक गैस भर दी एक कंटेनर के अंदर, तो ये क्या एक सिस्टम है। और इसके आसपास क्या है, ये इसके आसपास इसकी सराउंडिंग्स, क्या है ये, सराउंडिंग्स। क्या बात समझ में आ रही है, ये इसकी सराउंडिंग्स होगी। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, हम लोग इस सिस्टम और इस सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी करने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच में स्टडी करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है यार, जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पता की थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं, और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर, आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स, योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके, वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट, जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अच्छा, सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है और आइसोलेटेड होता है। ओपन के अंदर क्या चीज़ है, ऐसा सिस्टम जो मैटर प्लस एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सके, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। खुला हुआ सिस्टम है, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज कर लो, कुछ भी मैटर एक्सचेंज कर लो। अच्छा, ये आपका क्या है, यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम होता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। ये क्या होता है, क्लोज सिस्टम का मतलब आप यहाँ पर एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हो, बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोज्ड है।
ठीक है, रास्ता रुका हुआ है, बट एनर्जी जा सकती है। जैसे अगर दीवार है ना, और हीट ट्रांसफर तो हो ही सकता है ना ऑब्वियसली। हीट ट्रांसफर तो अगर क्लोज्ड सिस्टम भी है तो हीट ट्रांसफर तो फिर भी हो सकता है। जैसे हम कोई खाना गर्म करते हैं तो बीच में बाउंड्री है, उसके ऊपर खाना है, तो एक्चुअली होता क्या है कि हीट नीचे से उस बर्तन पे हीट जाती है, फिर बर्तन उसको हीट को ट्रांसफर कर देता है किसमें, खाने में, तो खाना गर्म हो जाता है। तो हीट का एक्सचेंज तो हो सकता है, तो ये क्लोज सिस्टम है, पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम। और नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती। ना आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो, ना आप मैटर का एक्सचेंज कर सकते हो। आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग, है ना, अलग रखा हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है सराउंडिंग से, कुछ भी नहीं है, जो है यही है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब देखते हैं हम लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला गया? जीरोथ क्यों बोला गया? क्योंकि जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉस थे ना थर्मोडायनेमिक्स के, वो पहले आ चुके थे। इसके बाद फिर बेसिक लॉ, सबसे जो बेसिक लॉ था वो बाद में आया, तो उसको बोला कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ के पहले क्या आता है? जीरो आता है, तो उसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला गया। तो जीरोथ का मतलब जीरो है यहाँ पर, है ना, जीरो। अच्छा, क्या लिखा गया है? इफ टू सिस्टम्स बी एंड सी, इफ टू सिस्टम बी एंड सी है, कोई सिस्टम दो, आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन ए। ये बोला जा रहा है कि जो ए और बी है ना, बी एंड सी आर सेपरेटली, मतलब बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेट, और सी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेट। ठीक है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? टेम्परेचर दोनों का सेम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन, देन बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आती है बात। अगर इसका टेम्परेचर टी है ना, इसका टेम्परेचर टी नॉट मान लो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ये भी टी नॉट है ऑब्वियसली। अच्छा, इसका कितना था? टी नॉट, तो इसका भी टी नॉट है, तो इसका भी टी नॉट होगा, क्योंकि ये भी दोनों किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो देख लो, ये दोनों किस में हो गए? ये भी ऑटोमेटिकली किस में हो गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लो, आपको स्टेटमेंट याद रखना है, वैसे तो समझ में आती है, फील तो आई जाती है। इफ टू सिस्टम्स बी एंड सी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन ए, देन बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या है? जीरोथ लॉ। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, आप कुछ हीट दे रहे हो तो आप उससे कुछ काम करवाना चाहते हो, या सिस्टम आपको कुछ हीट दे रहा है तो आप काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल कर आती है वो आती है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा नहीं, डेल्टा डब्ल्यू, है ना, वर्क डन। ये होता है आपका हीट, ये होती है इंटरनल एनर्जी। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, आपको याद हो तो, है ना, केटीजी के अंदर। डी डब्ल्यू क्या होता है आपका? ये होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। और अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये तो सिर्फ लिखने वाली बात है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ इसके साइन कन्वेंशंस की अपन बात करें, किसकी बात करें? साइन कन्वेंशंस की। ठीक है, तो आप ऐसे समझो इसको, वैसे याद करना डिफिकल्ट रहता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको हमेशा क्या करना है? हीट को देना है। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आप क्या दोगे? एनर्जी दोगे। एनर्जी का मतलब है आप उसको हीट दे रहे हो। ठीक है, तो आप हीट दे रहे हो, तो हीट अगर जब आप देते हो, हीट इज सप्लाइड या एनर्जी इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड टू सिस्टम, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो मतलब सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, उसके बाद इस हीट का वो वर्क करेगा, इस हीट को कंज्यूम करेगा और क्या करेगा? अपनी जो डेल्टा यू है, मतलब जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसको इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जब ये इंक्रीज करता है, जब इसको लेते हैं पॉजिटिव, और वर्क डन भी करेगा। अगर ये वर्क डन कर रहा है मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम। क्या बोला जा रहा है? वर्क इज डन बाय सिस्टम, तो उसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कन्वेंशन समझ में आया? क्या बोला जा रहा है? अगर हीट आपने दी तो उसको पॉजिटिव लोगे। अब हीट आपने दे दी तो उसका काम क्या है? सिस्टम का आपको वर्क करके दे, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना, वो आपको वर्क करके देगा और वो अपनी इंटरनल एनर्जी को भी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इंक्रीज करता है तो उसको क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके सामने, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए।
ठीक है, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको इक्वेशन तो कुल मिला के आपके पास ये वाली है। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन तो आपके पास कुल मिला के यही है। ठीक है, अब इक्वेशन में अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया उल्टी सीधी जगह, तो ये इस इक्वेशन की भी 12 बज जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस या सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। और वो आपका जो अगर डेल्टा यू है, हम देखते थे डेल्टा यू क्या होता था आपका? डेल्टा यू क्या होता है? n/2 एफ NR/NR डेल्टा टी, यही तो होता है आपका डेल्टा यू, है ना? डेल्टा यू ही होता है ना। तो अगर डेल्टा टी आपको अगर इसको पॉजिटिव लेना है, किसको? इसको पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे? डेल्टा टी मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, मतलब T2 माइनस T1 में से T2 बड़ा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब हम क्या बोलते हैं? आपका डेल्टा यू पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आ रही? तो ये कन्वेंशंस हैं साइंस के। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस। DW की बात करनी है ना? तो DW क्या होता है? F.dx, यही तो होता है। अच्छा, मैं A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, F/A इंटू DX इंटू A। सोच के देखो, F/A क्या होता है आपका? वो होता है प्रेशर। DX इंटू A क्या होता है? ये होता है आपका वॉल्यूम। तो आप यहाँ से लिख सकते हो DW आपके पास क्या आया? P इंटू DV। क्या आया? P इंटू DV। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, DQ इज इक्वल्स टू DU डेल्टा U DU प्लस P DV। एक इक्वेशन ये भी है। क्या बात समझ में आ रही है? एक इक्वेशन ये भी है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? P DV। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इक्वेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट्स की। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर। आप ऐसे समझो, कोई मास है m, ठीक है, इसका मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो मुझे कितना हीट करना पड़ेगा इसको, यही क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू। मान लो आपको टेम्परेचर आपका एक आपके पास सिस्टम है ना? डेल्टा क्यू आपने उसको हीट सप्लाई करी और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हो गया। ये 1 डिग्री नहीं है, डेल्टा टी से इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर दूंगा। और पर यूनिट मास भी चाहिए तो मास से भी डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट। क्या बात समझ में आ रही है? और वैसे ही अगर आपको बोला जाता है क्या? मोलार हीट कैपेसिटी। क्या बोला जाता है? मोलार हीट कैपेसिटी। आपने पढ़ा भी होगा ये, इसको क्या बोलते हैं हम? जैसे Cp और Cv। ठीक है, अगर हम Cp लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और नीचे लिख देते हैं मोल्स। एन का मतलब मोल्स। ये कब है? अगर मैं P लिख रहा हूँ मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर। किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। और जब मैं Cv लिखता हूँ, Cv, तो वापस फॉर्मूला तो वही आएगा, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। फॉर्मूला तो यही आएगा, बट एक्चुअली किस पर है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। किस पर है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्या बात समझ में आती है? आपको ये भी याद होगा, Cp क्या होता है आपका? Cp होता है आपका F/2 + 1 × R। F क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और V क्या होता है? Cv, वो होता है F/2 × R। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमको इसका आइडिया होना चाहिए। और यहाँ से आपको ये भी पता होगा कि गामा क्या होता है? वो होता है Cp/Cv। क्या आइडिया है इस चीज़ का, है ना? और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है? 3, डायटोमिक के लिए 5 और ट्राइटोमिक के लिए 6। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक चीज़ लिखवा देता हूँ, गामा जो होता है ना मोनोटॉमिक के लिए, वो कितना होता है? 1.66 होता है। जो आपका गामा होता है डायटोमिक के लिए वो होता है 1.4। और जो गामा होता है आपका ट्राई एटॉमिक के लिए वो होता है आपका 1.33। क्या बात समझ में आ रही है? ये कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी क्लियर करी थी। तो ये स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूलेस हो गए। अब इसका यूज़ क्या है? बस आपको ये याद रखना है ना कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। क्या कई बार क्या होता है ना कि आपको मास दे दिया जाता है, स्पेसिफिक हीट आपको दे दी जाती है और डेल्टा टी भी आपको दे दिया जाता है, और आपको डेल्टा क्यू की रिक्वायरमेंट रहती है इक्वेशन अप्लाई करने के लिए। इस वाली इक्वेशन के अंदर आपको डेल्टा यू की रिक्वायरमेंट होती है ना, इस वाली के अंदर। तो एक्चुअली आपको डेल्टा क्यू निकालना है ना, तो इस वाले फॉर्मूले से कभी कभी निकल सकता है। ठीक है, उसलिए हमको ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए।
क्या बात समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। सबसे पहला है इसके अंदर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। या मैं बोल सकता हूँ पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होता है। तो उसमें ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, मतलब पी वी भी क्या है आपका, वो भी कांस्टेंट है। अब सोच के देखो, अगर इसका ग्राफ में बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। किसके बीच में बना रहा हूँ, P और V के बीच में, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ग्राफ बन सकते हैं, जरूरी नहीं पी वी के बीच में बनाए, ऐसे भी बना सकते हैं। बना लो V और T के बीच में बना लो, V और T के बीच में। तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, क्योंकि आपका T क्या है, वो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट चलेगा। ऐसे ही V आपका P और T के बीच में बना लो, तो भी कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, इसमें वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है आपका एन आर टी एल एन। ये होता है आपका वी इनिशियल या वी फाइनल, सॉरी, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। क्या बात समझ में आ रही है? वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, वर्क डन इन आइसोथर्मल। ठीक है, अगर आपको एल को हटाना हो यहाँ से तो क्या लिखोगे, 2.303, मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ, एन आर टी लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी एफ अपॉन वी आई। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर आपका वी एफ बड़ा रहा वी आई से तो आपका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस इक्वेशन की वजह से। अगर वी एफ बड़ा है वी आई से तो लॉग पॉजिटिव, इसका मतलब है वर्क डन पॉजिटिव। और वहीं पर अगर वी एफ आपका छोटा है वी आई से तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के अंदर पॉजिटिव वर्क होता है, और वी एफ इज लेस देन वी आई मतलब कंप्रेशन हो रहा है, आप वॉल्यूम कम कर रहे हो तो कंप्रेशन हो रहा है, तो उसके अंदर वर्क डन कितना होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से बोल सकते हैं, अगर मैं डेल्टा यू की बात करता हूँ तो कितना लिखते हैं अपन, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यही लिखते हैं। डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो है। क्या है डेल्टा टी, ज़ीरो है। अगर ऐसा है डेल्टा टी आपका ज़ीरो है तो डेल्टा यू कितना है, वो भी ज़ीरो है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई एक्सपेंशन। और इसकी बात कैसे करेंगे, अगर मुझे एक्सपेंशन की बात करनी है तो क्या करूँगा मैं, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं ऐसे जाऊँगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है इस साइड। और अगर मुझे किसकी बात करनी हो, कंप्रेशन की, तो मैं ऐसे जाऊँगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये जो याद रखनी चाहिए, जो वर्क डन आप निकाल सकते हो ना, वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ से भी निकाल सकते हो, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना हो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क डन निकालना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकाल लूँगा अंदर का, इसका एरिया निकाल दूंगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, जैसे इस केस में भी कंप्रेशन हो रहा है, आप यहाँ से लेकर वॉल्यूम कम कर रहे हो तो इसका एरिया और सामने नेगेटिव साइन लगा देना। और अगर वहीं पर एक्सपेंशन हो रहा हो तो इसका एरिया और आगे पॉजिटिव साइन। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। कौन सा, आइसोथर्मल। अब बात करते हैं अपन आइसोकोरिक के बारे में। आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सोचो पी डीवी, डीवी आपका क्या है, जीरो है, क्योंकि वी कांस्टेंट है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो तो जीरो है। बात समझ में आ रही, वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक के अंदर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है कुल मिला के। वी आपका कांस्टेंट, तो वी अपॉन एन आर आपका कांस्टेंट, और टी अपॉन पी क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। तो आप बोल सकते हैं पी अपॉन टी जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक के अंदर पी अपॉन टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू तो क्या है, जीरो, क्योंकि वर्क डन क्या है, जीरो है, वो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये इक्वेशन आ गई। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू को एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू जो मेरे पास होता है वो कितना होता है, एन सी पी
सी पी डेल्टा टी। बात समझ में आई क्या? वी आएगा ना यहाँ पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई। अपन क्या लिखते थे, हम लिखते थे ना कि सी वी जो होता है आपका वो क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, यही तो होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू सी वी डेल्टा टी। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट माना ना अपन ने इसके अंदर, वॉल्यूम कांस्टेंट माना है तो सी वी यूज़ करा है। क्या बात समझ में आ रही है? इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, इसके ग्राफ ऐसे बन सकते हैं भाई। क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है ना, क्या रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट। पी और टी के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, वो ऐसा बनेगा, क्योंकि पी अपॉन टी क्या है, वो कांस्टेंट है, पी अपॉन टी कांस्टेंट, तो स्लोप ऐसा बनेगा। वी टी का ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका टी और ये आपका वी। अगर ऐसा बनाना हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। वैसे ही अगर पी का बनाना हो और वॉल्यूम का बनाना हो तो वापस ऐसा बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो सिंपल सिंपल से डायग्राम्स हैं, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। आइसोबारिक का मतलब, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। अब यहाँ से एक बढ़िया बात निकल कर आती है, अगर मैं बोलूँ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अपने बात लिखते थे पी डी वी, इसका इंटीग्रेशन करते थे तो क्या था आपका W इज इक्वल्स टू, अब सोचो P आपका कांस्टेंट, तो P बाहर आ जाएगा, P बाहर आ गया, अंदर बच गया DV। क्या हो जाएगा, P V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आइसोबारिक के अंदर तो DW का खेल तो बहुत ही आसान हो गया। वर्क डन कितना आ गया, P इंटू वी फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या बात समझ में आ रही है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, क्या, अगर मैं PV इज इक्वल्स टू NRT का यूज़ करूँ, PV इज इक्वल्स टू NRT का यूज़ करूँ, तो यहाँ से बोल सकते हो ना आप, P कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास NRT फाइनल माइनस T इनिशियल। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही? तो P अगर कांस्टेंट है, P अगर कांस्टेंट है तो V और T क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब V अपॉन T क्या है, कांस्टेंट है। V अपॉन T क्या है, कांस्टेंट है। तो V और T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, V और T के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ रही है? और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और आपके पास P और T के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूँ कि ये होती है अपने पास इक्वेशन डेल्टा की इज टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू को ऐसे लिख दिया मैंने, डेल्टा यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दिया। और ये क्या आ रहा है, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर की। अच्छा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी। क्या बात समझ में आ रही है, क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एडियाबैटिक की बात कर लेते हैं। एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है ना कि इतनी जल्दी कोई चीज़ अकर कर जाती है ना कि हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता है ना। एक्चुअली हीट एक्सचेंज हमेशा होना ही चाहिए, बट एक्चुअली इतना जल्दी कोई प्रोसेस हो जाए कि हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हो इसके अंदर, एडियाबैटिक के अंदर हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब जो डेल्टा क्यू है, जो डेल्टा क्यू है वो क्या है, वो ज़ीरो है। क्या बात समझ में आ रही है, डेल्टा क्यू क्या है, वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये आपका जीरो है, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस निकल कर आ गई। क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना, जो एडियाबैटिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, या हम बोल सकते हैं उसको डिनोट करता है, उसको हम लिखते हैं गामा से। किससे लिखते हैं, गामा से। जैसे हम लिखते हैं ना एडियाबैटिक कांस्टेंट, क्या होता था एडियाबैटिक कांस्टेंट, Cp बाय Cv होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन, अगर किसी भी सिस्टम की या किसी भी गैस की आपको पता लगाना कि वो एडियाबैटिक है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दोगे। Pv की पावर गामा अगर कांस्टेंट आता है तो वो एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। T की पावर गामा, P की पावर वन माइनस गामा अगर कांस्टेंट आता है तो वो भी एडियाबैटिक है। T इंटू वी की पावर गामा माइनस वन अगर कांस्टेंट आता है तो ये भी क्या है, एडियाबैटिक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना है क्या, कि डेल्टा क्यू क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन आपको और पता होगा यहाँ से, अगर मैं गामा की बात कर ही रहा हूँ तो Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है, पता है आपको क्या होता है, ये मेयर्स
रिलेशन। कौन सा वाला? मेयर्स रिलेशन। एडियाबैटिक के अंदर वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन कितना होता है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा यू हो जाएगा ना, अभी लिखा था। ये हो जाता है आपका एन सी वी टी आई माइनस टी एफ। कितना हो जाता है? टी आई माइनस टी एफ। इसको आप ऐसे ले सकते हो, क्या? एन आर टी आई माइनस टी एफ अपॉन गामा माइनस वन। क्या बात समझ में आई? अपॉन गामा माइनस वन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर टी आई पहले आता है फिर टी एफ आता है, मतलब टी आई माइनस टी एफ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वर्क डन को पॉजिटिव करना है, वर्क डन को पॉजिटिव रखना है, तो आपको टी आई को बड़ा रखना पड़ेगा टी एफ से। बात समझ में आ रही है? आपको टी आई को, मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर जो है, जो फाइनल टेम्परेचर वो कम हो जाना चाहिए अगर वर्क डन को पॉजिटिव होना है तो, एडियाबैटिक केस वाले के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा? आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, साइक्लिक की क्या बात करते हैं? साइक्लिक मतलब वापस जहाँ से चले थे वापस वहीं पर लौट कर आ गए। अब कैसे भी लौट कर आ सकता है, वो ऐसे लौट कर आ जाए या फिर ऐसे 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 करके ये लौट कर आ जाए। क्या बात समझ में आई? तो साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं है, मतलब ऐसे गोल नहीं है, कैसा भी साइकिल हो सकता है। कंप्लीट एक साइकिल रोटेट करके कैसे भी उसी पॉइंट पर आ जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। क्या बात समझ में आती है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जैसे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसा, अब मान लो आप P और V, अब मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ से चला, ऐसे चला और ऐसे वापस आ गया, है ना, यहाँ गया और यहाँ वापस आ गया। तो A से चला था, A पर ही वापस आ गया। तो क्या यहाँ पर एक पॉइंट पर तो टेम्परेचर क्या था? T था। तो टी आई भी कितना है? मान लो T नॉट है, और टी एफ भी कितना है? वो भी T नॉट ही है। तो डेल्टा T कितना है? वो ज़ीरो है। इसका मतलब है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? ज़ीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? F/2 NR डेल्टा टी होती है। तो डेल्टा टी ज़ीरो, तो डेल्टा यू ज़ीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू सीधा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कोई वर्क निकालने की कोशिश करते हैं तो पीवी ग्राफ का जो है वो एरिया काम में आ जाता है ना। पीवी ग्राफ का अगर मुझे वर्क डन निकालना हो इसका, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल दूंगा। ये सिखाया था मैंने, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या है? वी आई, ये वी एफ। आपको पता चल रहा है वी एफ बड़ा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये वाला एरिया आपने निकाल लिया। अब सोच के देखो, अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ साइक्लिक प्रोसेस किसकी, ठीक है, तो अगर मैं चलता हूँ ऐसे, मैं गया यूं 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 और यूं, ऐसे, ये आपका प्रोसेस है पूरा, है ना। ये पी है और ये भी है। मैं चला हूँ यहाँ से, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। मैंने आपको बताया मैं कैसे गया हूँ ना, ए से लेकर मैं बी गया, बी से सी से डी। तो मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने का क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहाँ पर क्या साइक्लिक प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। अगर मैं वर्क डन इन ए बी निकालूँ तो क्या कुछ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है? नहीं, वॉल्यूम तो अभी भी इतना है, बी पर भी वॉल्यूम सेम है। तो वर्क डन इन ए बी तो जीरो है, ठीक है, क्योंकि आइसो कोरिक है। ए बी क्या है? आइसो कोरिक। बी से सी के बीच में कितना हो रहा है भाई? वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया क्या आ जाएगा आपका? बी सी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो काफ़ी बड़ा एरिया आ गया। सी से डी वापस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, जब डी से ए जाऊंगा तब आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। यहाँ से लेकर यहाँ पर कम हो गया, तो नेगेटिव में आएगा। मान लो इस टोटल की वैल्यू +10 लिखी होगी मैंने, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था। तो डी से ए की कितनी लिखूंगा? डी से ए की मान लो 5 लिख दी, पर साइन नेगेटिव। भाई कम है ना, इसका एरिया कम है, दिख भी रहा है ना, वो एरिया इसका क्या है? वो कम है। डी से ए के बीच में एरिया कम है, तो एक तो वैल्यू मैंने कम लिख दी और नेगेटिव लगा दिया। तो देख पा रहे हो, अगर मैं क्लॉकवाइज चला, कैसे चला? क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है क्लॉकवाइज चला, तो आपका जो वर्क डन आया साइक्लिक प्रोसेस में वो पॉजिटिव निकल कर आया। 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो आपका नेगेटिव निकल कर आता। कब? एंटी क्लॉकवाइज में। उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल इसी तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, क्लॉकवाइज, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आप उल्टा करके देख लेना इसको, तो आपके पास वर्क डन नेगेटिव निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी प्रोसेसेस हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल।
ठीक है। अच्छा, एडियाबैटिक अपन ने बात कर ली, आइसोथर्मल की भी अपन ने बात कर ली। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना पी ना वी ना टी कुछ भी कांस्टेंट नहीं, बट डेल्टा क्यू क्या है, वो जीरो है। ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंस का है। क्यों? जैसे पी और वी का ग्राफ आप बनाते हो ना तो वो ऐसा बनता है। आइसोथर्मल के अंदर ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, और एडियाबैटिक के अंदर ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यूँ। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ है एडियाबैटिक का, और ये वाला ग्राफ है आपका आइसोथर्मल का। ये किसका बनाया मैंने? पी और वी का ग्राफ बनाया। तो पता चल रहा है कि स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप ऑब्वियसली किसका ज़्यादा है? एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है किससे? आइसोथर्मल से। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है अपने को, अपन स्लोप की वैल्यू देख रहे हैं। किसकी वैल्यू देख रहे हैं? मतलब आप ऐसे देख सकते हो, स्लोप ऐसे लगा लो, मॉड लगा लो आगे। क्या बात समझ में आई? वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आइसोथर्मल ही ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव में कम वैल्यू है तो ज़्यादा होगा एक तरह से देखा जाए तो। बट एक्चुअली अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अपन यहाँ पर सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो स्लोप होता है एडियाबैटिक का वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आइसोथर्मल। क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ पर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ कि एक्सपेंशन में और आपका कंप्रेशन में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है वर्क डन पे, तो मैं देख सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से कंप्रेस करता हूँ, मतलब मैंने कंप्रेस करा, मैं ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था और सेम वॉल्यूम पर आके रुका, ऐसे यहाँ पर आके रुक गया मैं। ठीक है, सेम वॉल्यूम पे। ये वी फाइनल है, ये आपका वी इनिशियल है। तो वी फाइनल ऑब्वियसली कम है, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंप्रेशन कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बोल सकता हूँ कि देखो, वैसे तो नेगेटिव होगा दोनों का वर्क डन, पर मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? तो आप बोल सकते हैं यहाँ से कि वर्क डन बाय एडियाबैटिक ज़्यादा होना चाहिए, इसका मॉड ज़्यादा होना चाहिए किससे? वर्क डन बाय आइसोथर्मल। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखने से पता चल रहा है ना, आइसोथर्मल का एरिया ये वाला है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, और इसका जो एडियाबैटिक का है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये वाला पोर्शन भी उसमें ऐड हो जाएगा, नीचे वाला तो आ ही रहा है, नीचे वाला तो आ ही रहा है। तो वर्क डन बाय एडियाबैटिक जो होगा वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही? मैग्नीट्यूड में। ये कब बात हो रही है? जब हम कंप्रेशन करते हैं। और एक्सपेंशन की बात कर लो, एक्सपेंशन में जब जाएंगे, जब ऐसे जाएंगे, तो मान लो मैं यहाँ तक गया एक्सपेंशन में, यहाँ तक, ये आपका वी फाइनल हो गया। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर तो मुझे मॉड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वर्क डन बाय आइसोथर्मल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन बाय आइसोथर्मल कितना है? ये पूरा का पूरा आइसोथर्मल है। और एडियाबैटिक कौन सा? एडियाबैटिक तो सिर्फ ये वाला है। तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडियाबैटिक। समझ में आ रही है? यहाँ पर मॉड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में तो क्या होता है? आपका वर्क डन वैसे भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन अपन ले सकते हैं। तो आपको मेन चीज़ तो यही याद रखनी है, स्लोप का जो मॉड होता है वो एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल का उससे कम होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्री एक्सपेंशन की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इफ़ अ गैस एक्सपेंड्स इन सच अ वे दैट नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कोई हीट का लेना देना नहीं हो रहा है ना, नो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, नो वर्क इज डन बाय द गैस, कोई वर्क भी नहीं कर रही, ना उस पर वर्क हो रहा है गैस पर, ना वो वर्क करना चाह रही है, देन एक्सपेंशन इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। क्या बोला जा रहा है? देन एक्सपेंशन इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। क्या बात समझ में आई? अच्छा, ठीक है। तो ये फ्री एक्सपेंशन की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक, बस इतना सही है ये। अच्छा, अब देख लो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो कैसे बोलते हैं हम? वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड। तो यही बोलते हैं आपने कितनी एनर्जी उसको सप्लाई करी और उसने कितना परसेंट आपको काम करके दिया, इसको क्या बोल देंगे हम? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहेंगे। हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर जो भी है, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं हीट इंजन की बात करता हूँ ना, तो उसमें हो क्या रहा है कि आप टेम्परेचर T1 से हीट आप देते हो, ये हीट इंजन है आपका। ठीक है। तो वो कुछ वर्क करता है और कुछ हीट को वो डिस्पोज कर देता है ना। सब पूरा का पूरा वर्क तो करेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। तो आपने Q1 उसको हीट दी, जिसमें से W उसने काम करके दिया आपको, और Q2 वेस्ट हो गई। तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो लिख सकते हो Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, W कितना आ गया यहाँ से? Q1 माइनस Q2। तो वर्क डन इतना हुआ, पर एफिशिएंसी कितनी होती है? वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड। एनर्जी सप्लाइड कितनी थी? Q1 थी, इतनी आपने एनर्जी सप्लाइड करी थी। तो ये आ जाएगा वर्क डन कितना है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्या बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई नीटा इज इक्वल्स टू Q1, या इसको ऐसे लिख दो Q1/Q1 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2/Q1। ये आपके पास एफिशिएंसी निकल कर आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी निकल कर आ गई। और अगर ये कार्नोट इंजन होता, क्या होता? कार्नोट इंजन होता, ठीक है, कार्नोट होता तो हम क्या बोलते हैं इसको, इस एफिशिएंसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/T2/T1। ये भी आप इसको लिख सकते थे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम हीट इंजन्स को देख सकते हैं। तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, हीट इंजन के अंदर आपने कुछ हीट दी उसको, ठीक है, उसका कुछ प्रतिशत उसने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया, और कुछ प्रतिशत करा क्या, उसने हीट को डिस्पोज कर दिया, जैसे रेगुलरली होता ही है। पूरी की पूरी एनर्जी हमेशा कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी थोड़ी यूज हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये आपका हीट इंजन हो गया। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन है, पीवी ग्राफ आपको गिवन है, ये आपको एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, आपको निकालना है फाइंड वर्क डन एंड ड्रॉ टीवी कर्व। पीवी कर्व से टीवी कर्व भी बनाना है, उसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन तो क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे कुल मिला के ये वाला एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व कितना है ये वैल्यू पी नॉट आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको वी नॉट गिवन है। तो पी नॉट इंटू वी नॉट आपका वर्क डन हो गया। पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? अब आपको टी वर्सेस वी ग्राफ बनाना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखोगे कैसे बनाएंगे इसको। टी वी बनाना है तो ये वी बना दिया मैंने, ये टी बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा मैं ए बी की बात करता हूँ, अगर मैं ए से जब बी जाता हूँ, जब मैं ए से बी जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है? मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, अगर आपका प्रेशर, भाई आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी से, ये सब कांस्टेंट है। अब आप प्रेशर को पी नॉट से 2p0 लेके जा रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो एक्चुअली में ए से बी में देखा जाए तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऐसे बना दो इसको यहाँ से, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ऐसे बनाऊंगा। ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लो वी नॉट, कितना है ये वॉल्यूम कांस्टेंट, वी नॉट है। बात समझ में आ रही है? और टेम्परेचर भी आपका बढ़ गया, ये टेम्परेचर पहले था, ये टेम्परेचर बाद में हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ए से बी। क्या बात समझ में आई? अच्छा अब बी से सी चलते हैं। बी से सी के अंदर क्या हो रहा है, बी से सी में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो अगर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से, आपका प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, और आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बनाऊंगा क्या, नहीं ऑब्वियसली क्यों बनाऊंगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है बट टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। फिर तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है भाई, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बट टेम्परेचर घट गया। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, इस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो ये बी से सी आपका ग्राफ हो गया। क्या बात समझ में आई? अब देख लो वापस सी से डी में क्या हो रहा है, यही चीज़ें हो रही है बस बट यहाँ पर हो क्या रहा है, बस आपका प्रेशर कम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सी से डी के अंदर सब उल्टा हो गया ना, ए से भी आप ऊपर जा रहे थे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, इस बार प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज और वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। कैसा आ जाएगा ग्राफ, इस टाइप से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस टाइप से आपका ग्राफ आ जाएगा। तो ये डी हो गया। अब आपको कहाँ से कहाँ जाना है, डी से ए। डी से ए के अंदर आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब है टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो देखो टेम्परेचर यहाँ से कम हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ से कम हो जाएगा ऐसे। तो टेम्परेचर पहले इतना था अब कम हो गया। तो ये आपका टी वर्सेस वी का ग्राफ बन चुका है। तो ऐसे हम इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट 300 केल्विन आर केप्ट इन अ नॉन कंडक्टिंग कंटेनर एनक्लोज्ड बाय पिस्टन। नॉन कंडक्टिंग का मतलब बड़ा समझना जरूरी है यहाँ पर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। नॉन कंडक्टिंग मतलब कोई हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, कोई हीट एक्सचेंज आपके पास पॉसिबल नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है, गैस इज नाउ कंप्रेस्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। टेम्परेचर उसको कंप्रेस करा ताकि वो जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। तो एक्चुअली में मेरे को इक्वेशन जो लगानी है, मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा क्यू तो क्या है आपका 0 है, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू आपको वर्क डन निकालना है। अच्छा डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया आपका इस हिसाब से, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू तो क्या होता है माइनस, डेल्टा यू मतलब
NF/2 R इंटू डेल्टा टी। क्या मुझे N की वैल्यू पता है? 2 मोल्स मतलब 2 -2 इंटू F की वैल्यू क्या है? मोनोटॉमिक है मतलब 3/2 इंटू R की वैल्यू भी मुझे पता है ना? R की वैल्यू लिख देना 25/3 आप यूज़ कर सकते हो 8.314। और डेल्टा टी कितना है? 300 से 400 मतलब 100 केल्विन। 100 केल्विन का चेंज आ गया ना डेल्टा की, तो ये 100 केल्विन आ गया। 400 माइनस 300 और माइनस तो लगा हुआ ही आगे। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? -300 R। क्या बात समझ में आई? यहाँ से आप लिख सकते हो -300 इंटू 25/3, ये आर की वैल्यू है, ये 3 से कट जाएगा, ये 100 -2500 जूल्स। क्या बात समझ में आई? ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली में देखा जाए तो आपने कंप्रेस कर दिया ना, बोला भी गया था आपको, कंप्रेस आपने करा है तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एनक्लोज्ड इन नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। वापस नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, मतलब डेल्टा क्यू क्या है? 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैविंग अ पिस्टन विच कैन मूव फ्रीली। सडनली, यहाँ पर ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। सडनली, सडनली कब यूज करते हैं अपन? एडियाबैटिक के अंदर, ठीक है, एडियाबैटिक के अंदर सडनली का यूज करते हैं। सडनली गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ P0 एंड T0 वर इनिशियल। तो क्या लगाना है आपको? इक्वेशंस लगा दी नहीं, एडियाबैटिक की। किसकी इक्वेशंस? एडियाबैटिक की। तो मुझे पता है PV की पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो मैं लिख देता हूँ P0 इंटू वी, है ना, वी इनिशियल बोल देता हूँ। वी इनिशियल की पावर कौन सी है? गामा आएगा ना। गामा आइडियल मोनोटॉमिक है, तो उसमें गामा क्या होता है? 5/3 होता है, इज इक्वल्स टू P फाइनल। और V फाइनल कितना है? 1/8 ऑफ इस वॉल्यूम, तो VI का 1/8, ये आ जाएगा आपका 5/3। क्या बात समझ में आई? मैंने बस क्या करा है, ये वाली इक्वेशन लगा दी। ये इनिशियल कंडीशंस है, ये फाइनल कंडीशंस है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? P फाइनल इज इक्वल्स टू 32 P0। तो इतना प्रेशर आपका एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये हम सोच भी सकते हैं इसको, अगर एकदम से आप कुछ कर देते हो तो बहुत जल्दी बहुत तेज प्रेशर लगता है किसी भी चीज़ पर, है ना, तो ये सोचने में भी आता है। तो आइडियाबैटिक का मतलब यही है, यहाँ पर इतना तेज कुछ चीज़ होती है कि उसको हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो ये सडनली जो प्रोसेस है ना, ये सडनली, अगर इसको आपको ध्यान नहीं आएगा तो आप एडियाबैटिक इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एडियाबैटिक का कहीं भी जिक्र नहीं है। आपको इस सडनली शब्द से समझना होगा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। और टेम्परेचर के बारे में निकालना है, टेम्परेचर के बारे में निकाल लो। क्या लिखते हैं? TV इंटू गामा की पावर -1 इज इक्वल्स टू T, ये कांस्टेंट होता है ना, क्या होता है ये? कांस्टेंट। तो लिख देता हूँ इनिशियल टेम्परेचर T0, ये आपका V0, आपका इनिशियल VI मान लो, की पावर गामा -1 मतलब 5 - 3 -1 इज इक्वल्स टू इनिशियल आपका फाइनल TF इंटू VI/8 की पावर क्या? 5/3 -1, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप जब निकालोगे आपके पास आएगा TF इज इक्वल्स टू 4T0। कितना जाएगा? 4T। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सब चीज़ें मैंने डिस्कस करी है लाइन बाय लाइन, ठीक। आपको सारे फॉर्मुलेस याद रखना है। एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसके अंदर फॉर्मुलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साइन कन्वेंशंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। कुल मिला के 2-3 फॉर्मूले ही हैं बस, ठीक है। बस साइन का ध्यान उसको में आपको रखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।